नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। आज सोमवार, कल मंगलवार, और मंगल का दिन दो दृष्टि से मंगल। एक तरफ बिहार, दूसरी तरफ पटना। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली में कहीं ना कहीं कौन सामने आएगा उभर कर, और सीएम के पद पर कौन जाएगा, इस दिशा में दिल्ली की नजर। और दूसरी तरफ पटना में कल क्या होगा, बहुत कुछ इस पर टिका है। नहीं तो राष्ट्रपति के सामने नीतीश कुमार तैयारी कर चुके हैं कि बुधवार को दिल्ली पहुंचकर परेड करा देंगे 125 विधायकों की। इंतजार कीजिए इस मंगल की दौड़ में। दिल्ली का चुनाव दरअसल एक ऐसी स्थिति में आकर टिका है जहां पर दिल्ली वाकई अग्निपथ के समान हो चला है। एक ऐसा अग्निपथ जिसके जरिए शायद सियासत का नजरिया बदल जाए, राजनीति की नई लकीर खिंच जाए। आने वाले वक्त में देश के भीतर कुछ नए सवाल उठे और बीते 8.5 महीनों की सरकार को लेकर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बीजेपी के अंदर भी घमा चौकड़ी मच जाए। शुरुआत अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी से। वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। दिल्ली का चुनाव अग्निपथ से कम नहीं रहा। सब कुछ दांव पर। कम दिन, लेकिन क्या सुबह क्या रात। हर वक्त ना थकने वाले अंदाज में रैली, भाषण, लोगों का हुजूम, जमावड़ा, पूरी ताकत के साथ मैदान में। क्या सरकार, क्या कैडर, क्या कार्यकर्ता, क्या स्वयंसेवक, और क्या महिला और क्या बुजुर्ग, हर कोई सड़क पर। अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। मैंने पिछले 17 दिन में 45 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की रोड शोज किए। 45 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उसमें से 180 वार्ड्स को मैंने कवर किया। 180 इन 17 डेज। और मैंने लॉग किया ऑलमोस्ट तकरीबन, और इसमें के साथ साथ मैंने 10 पब्लिक मीटिंग्स की और रैलीज की। तो दिल्ली के अग्निपथ के इस महाभारत में किरण बेदी को सिर्फ 17 दिन मिले, और दूसरी तरफ सालों साल से ना थकने के लिए मैदान में उतरे केजरीवाल। आंदोलन से सीधे राजनीति में कूदे केजरीवाल। रुके कभी नहीं, थके कभी नहीं। दिल्ली जीती, बनारस हारे, फिर दिल्ली जीतने निकल पड़े। बीते 15 महीनों का सच है कि केजरीवाल लगातार दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। कुछ साबित करने की होड़ में अपने आप से लड़ रहे हैं, वोटरों को समझा रहे हैं। अपनी जीत, अपनी हार के बीच राजनीति को साधना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 महीने से दिल्ली में सरकार चला रही है। आप लोगों के सामने है कि आम आदमी पार्टी ने 49 दिन में कितना काम किया, और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 महीने में क्या काम किया, ये आप लोगों को तय करना है दोस्तों। वहीं किरण बेदी झटके में और चौंकाने वाले अंदाज में राजनीति में कूदी। लगातार 17 दिन तक बीजेपी कार्यालय से सड़क पर, तो कैडर को समझाने से लेकर वोटरों को रिझाने तक, सबके बीच कवायद करती किरण बेदी। गले की आवाज बंद हो फिर भी प्रचार, प्रचार में आंसू टपके फिर भी प्रचार, मीडिया की रेलमपेल में भी प्रचार, और वोटरों के दर्द में खुद को शरीक करते हुए भी प्रचार। तो दोनों ही उसी अग्निपथ से चमके जिसने कभी भारतीय राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया था। जी, वो आंदोलन का दौर था, और आंदोलन के जरिए व्यवस्था परिवर्तन का सपना दोनों ने ही पाला था। लेकिन राजनीति के अग्निपथ पर यह सपना दूर की गोटी है, और फिलहाल सत्ता, सियासत, अग्निपथ। कल लेकिन क्या होगा, इसका इंतजार हर कोई अपने अपने तरीके से जरूर कर रहा होगा। और शायद कहीं खुशी का माहौल कल होगा, गम का। लेकिन आज की रात तो वाकई कयामत की रात है। तैयारी हर जगह हो रही है, लेकिन कल क्या होगा, रिपोर्ट देखिए। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं सीधा यहाँ से लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जा रहा हूँ, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान। तो क्या दिल्ली विधानसभा 360 डिग्री में घूमकर फिर वहीं पहुंच रही है जहां से 2013 में शुरुआत हुई थी? क्योंकि ठीक 10 घंटे का वक्त बचा है जब ईवीएम मशीन से वोटरों का मिजाज देश के सामने आना शुरू हो जाएगा, और 2 घंटे के भीतर ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि दिल्ली में सरकार होगी किसकी।
दिल्ली को लेकर नए कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि एक तरफ एग्जिट पोल ने 5 साल केजरीवाल के नारे पर मुहर लगाई है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का हर नेता बीजेपी की जीत की संभावनाओं से लबरेज है। ऐसे में एक तरफ एग्जिट पोल पर टिकी केजरीवाल की जीत की आंधी, तो दूसरी तरफ बीजेपी की जीत का भरोसा कहीं न कहीं दिल्ली जनादेश को सस्पेंस में तब्दील कर रहा है। 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर। भारतीय जनता पार्टी 100% जीतेगी और सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मेजॉरिटी से किरण जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। बीजेपी के व्यापक चुनाव प्रचार की रणनीति का दांव पर लगना है। हर्षवर्धन की जगह किरण बेदी को मैदान में लाया क्यों गया, इस नाम पर भी दांव लगा है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली की जीत राजनीतिक बिसात पर उन्हें नायक करार देगी। यानी ये जीत राष्ट्रीय तौर पर केजरीवाल को उस जगह लाकर खड़ा कर देगी जहां पर मोदी का रथ कोई रोक सकता है तो वो केजरीवाल है। लेकिन दिल्ली की हार केजरीवाल की समूची राजनीति को ही खत्म कर देगी। यानी आम आदमी पार्टी के संघर्ष गाथा का अंत या नई शुरुआत दिल्ली चुनाव परिणाम पर ही अटकी है। यानी दिल्ली चुनाव के परिणाम महज दिल्ली के सीएम बनने तक सीमित नहीं रहेंगे, इसका सीधा असर बीजेपी के भीतर हो रहे राजनीतिक प्रयोग पर पड़ेगा। चुनाव की जीत के लिए सरकार के काम करने के अंदाज पे पड़ेगा, बीजेपी के हर प्रदेश की लोकल लीडरशिप पर पड़ेगा। बिहार यूपी के छत्रपों को लेकर बीजेपी को कौन सा राजनीतिक मंत्र चुनाव के लिए फूंकना है, इस पर भी असर पड़ेगा। और मोदी की अगुवाई में बीजेपी को बांधना छत्रपों के लिए कितना मुश्किल है, या फिर छत्रपों की एकजुटता बीजेपी को आने वाले वक्त में चुनौती दे सकती है या फिर नहीं, असर इसका भी दिखाई देगा। जाहिर है अगर एग्जिट पोल सही होते हैं यानी बीजेपी हारती है, तो फिर कटघरे में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आ सकते हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव से लेकर दिल्ली तक के चुनाव की सारी रणनीति जीत के लिए तैयार की। हर जगह जीत भी मिली, लेकिन दिल्ली का इंतजार अब भी करना होगा। दिल्ली इतना महत्वपूर्ण क्यों होते चला जा रहा है और बीजेपी के भीतर की कशमकश क्या दिल्ली की जीत हार पर आकर टिक गई है? यकीनन वजह उसकी बहुत साफ है। दिल्ली एकमात्र चुनाव जहां पे समूची कैबिनेट सड़क पर, प्रधानमंत्री भी प्रचार के लिए, नेताओं की पूरी फौज राज्यों से निकल कर आए, मुख्यमंत्री भी और स्वयंसेवक भी सक्रिय नजर आए। शायद इसीलिए यह इस बिसात में पहली बार हर कोई एक ऐसे चेहरे के पीछे खड़ा था जो चेहरा बीजेपी का नहीं था बल्कि लाया गया था। तो कटघरे में कौन होगा, रिपोर्ट देखिए। कि मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। तो क्या हर जीत के नायक दिल्ली चुनाव के परिणाम के बाद, हारने के बाद कटघरे में खड़े किए जा सकते हैं? यह सवाल दरअसल बीजेपी के भीतर लगातार जरूर घुमड़ रहा होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव की जीत के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की जीत के पीछे बीजेपी अध्यक्ष की ही रणनीति मानी गई। और फिर दिल्ली चुनाव में भी दिल्ली के लिए रणनीतिक बिसात और कहीं से नहीं, 11 अशोक रोड से ही बिछी। तो क्या दिल्ली चुनाव परिणाम बीजेपी में गहरी चोट करेगी या फिर बीजेपी को दोबारा संभलने का नया मौका दे देगी, जहां संगठन की मजबूती में हाशिए पर पड़े नेताओं को महत्व दिया जाएगा? दिल्ली में ही दिल्ली के पुरानी खांटी नेताओं की उपयोगिता दिल्ली चुनाव में क्या रही, ये अपने आप में एक सवाल है। ध्यान दीजिए तो वीके मल्होत्रा कमरे में ही ज्यादा बंद रहे। हर्षवर्धन के कंधे पर किरण बेदी को जिताने का भार रहा। विजय गोयल गाहे बगाहे किरण बेदी के साथ खुली जीप में नजर आते रहे। जगदीश मुखी अपनी सीट पर जीतने में ही सिमट गए। सतीश उपाध्याय दिल्ली के अध्यक्ष होकर भी चुनाव न लड़ सके। वहीं हर नेता के पीछे खड़े उसका अपना चुनावी कैडर भी चुनाव होने के बावजूद भी अपनों के लिए चुनावी मैदान में संघर्ष करता कम ही दिखा। जो दिल्ली की नब्ज पहचानते हैं उन्हें कैबिनेट मंत्री या बड़े नेताओं की रैलियों को ही संभालना था। ऐसे में दिल्ली के ही बड़े तादाद में नेताओं के लिए सियासत की किल्ली साबित हो गई। जो बीते 16 बरस से आस लगाए बैठे थे कि दिल्ली में बीजेपी की सत्ता हो, ऐसे में अगर दिल्ली में बीजेपी की सत्ता नहीं बनती तो फिर अगले 5 साल के बाद तो कई कद्दावर नेताओं से लेकर कैडर तक के सामने उम्र और साथ ही सियासी रास्ता साधना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली का रास्ता अगर बिहार यूपी में फैल गया तो दोनों ही राज्य में बीजेपी के नेताओं और कैडर के सत्ता पाने के आस में भी एक दुखद सपना ही तब्दील होने लगेगा, जहां से आगे का रास्ता बीजेपी संगठन के लिए वाकई मुश्किल होगा।
तो बीजेपी के सांगठनिक ढांचे में बदलाव और निर्णयों के जरिए चौंकाने वाली स्थिति के बदले क्या वाकई दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद एक सामूहिक जिम्मेदारी का भाव जग सकता है, यानी बदलाव के संकेत होंगे? इससे इनकार अभी तो नहीं किया जा सकता। शायद इसीलिए बड़े बड़ों की साख, वह भी राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर साख दांव पर है। इसीलिए दिल्ली का एक महत्व है और शायद इसीलिए एग्जिट पोल जो भी दिखाएं, बीजेपी के नेता बीते 48 घंटों में यही बात कहते आए, बहुमत में हम ही आ रहे हैं, एग्जिट पोल सारे के सारे खारिज हो जाएंगे। हमको अब 10 तारीख तक वेट करना है, लेकिन एक विश्वास जरूर है और उसका एनालिसिस भी है कि क्यों हम जीतेंगे। मेरा जो पूर्वानुमान है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मेजॉरिटी से किरण जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। बेदी जी की भी जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी की भी जीत होगी। जो लोग हमसे मिठाई चाहेंगे हम एडवांस में भी खिला सकते हैं, लेकिन हम कल का इंतजार कर रहे हैं। आपके लिए मिठाई बाहर। आस है, भरोसा है, उम्मीद है, या फिर कुछ छुपाने की स्थिति है, जो भी है सब कुछ तो तकरीबन अब से 12 घंटे के बाद साफ हो चला होगा। 14 जगहों पर व्यवस्था की गई है दिल्ली में जहां पर काउंटिंग होगी, यानी एक के हिस्से में 5 सीट। कितना वक्त लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 1.5, 2, 2.5 घंटे, उससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। देर से सो के उठिएगा तो रिजल्ट आ चुके होंगे। लेकिन इन सब के बीच हर निगाहें अगर दिल्ली पर है तो बिहार की नजर भी दिल्ली पर। और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस दिन बिहार में पूरा मसला नीतीश और मांझी का उठा, वो दिन दिल्ली में एग्जिट पोल में केजरीवाल जीत रहे थे, बीजेपी हार रही थी। ढाल वो बना, उम्मीद वहीं से जगी और दूसरी उम्मीद कल जगेगी जब दोपहर के बाद यानी यहां रिजल्ट आएंगे। नीतीश कुमार ने वहां अल्टीमेटम दिया है राज्यपाल को, बता दीजिए नहीं तो दिल्ली कूच कर जाएंगे। आज क्या कहा गया? ऐसा कोई निर्णय लेते हैं तो इमीडिएटली 24 घंटा में, 48 घंटा में इस तरह का काम कर लें। हम लोगों को मौका देंगे, आप जितने समय में कहेंगे उतने समय में बहुमत सिद्ध कर देंगे सदन के अंदर भी। नंबर 1। नंबर 2, एक बात आप ये सोच सकते हैं कि बजट सत्र बुलाया गया है तो फिर बीच में क्या करें। उनको हम लोगों ने साफ तौर पर कहा कि आखिर बजट सत्र लंबा सत्र होता है। जिस दिन आप कह दीजिए, अब हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि कब आप हमारी शक्ति परीक्षण की बात कहते हैं या बहुमत साबित करने की बात कहते हैं। आप हमको यही खाली बता दीजिए और हम यही कहना चाहते हैं कि सीक्रेट बैलेट से वोटिंग हो और वोटिंग जिस समय हो उस समय, गिनती जिस समय हो उस समय दोनों दल के एक पर्यवेक्षक वहां पर रहेंगे और वहां पर जो फैसला हो जाएगा उसको हम मान्य करेंगे। तिथि का निर्धारण माननीय महामहिम राज्यपाल करेंगे। यही बातें। दो बातें निकल कर आई। एक तरफ नीतीश कुमार इस मूड में है कि अब सीएम बन जाएं और दूसरी तरफ मांझी इस मूड में है कि दरअसल जो बहुमत साबित करना है उसके जरिए कहीं सियासत साधी जा सके। राज्यपाल क्या करेंगे? राज्यपाल 2-3 काम कर सकते हैं। मसलन सबसे पहले तो वही करेंगे कि मांझी को बहुमत हासिल करें। अब यहां पर है बीजेपी अगर समर्थन नहीं देती है सरकार गिर जाएगी। सरकार गिरेगी तो क्या होगा? नीतीश सामने, वो बहुमत साबित करें, गुप्त मतदान हो, इसकी व्यवस्था की जा रही है। और दरअसल सदन के भीतर हार जीत हो, यानी इसके 2-3 मतलब हैं। पहले मांझी हारे, उसके बाद नीतीश हारे। बीजेपी एक बिसात बिछा रही है जिसके जरिए यह बात निकल कर आ जाए कि दरअसल नीतीश कुमार बिहार में शहीद नहीं हुए बल्कि खुद अपनी ही बिसात पर मात खा गए। यह स्थिति आएगी या नहीं आएगी, यह दिल्ली से बिछी बिसात कह सकते हैं, या फिर बीजेपी के भीतर यह सोच जरूर होगी शहीद कम से कम नीतीश कुमार ना हो। लेकिन इसके आगे की बात चलिए, इसलिए महत्वपूर्ण है कि दिल्ली के चुनाव परिणाम सीधे सीधे कहीं ना कहीं क्या वाकई केंद्र सरकार के 8.5 महीनों के आश्रय देखे समझे जा रहे थे। कोई कहे या ना कहे, लेकिन इन सब स्थितियों में किरण बेदी का चेहरा सामने आना, बावजूद इसका प्रधानमंत्री का बड़े बड़े विज्ञापन और चुनाव प्रचार में कूदना, इन सब के बीच आज मीडिया के जरिए, और वो भी 5 देशों की मीडिया के जरिए, स्विस बैंक के अकाउंट सामने आए हैं। हंगामा मच गया है पूरी दुनिया में काले धन को लेकर। दिल्ली में भी मचना था, देश में मचना था, मचा। रिपोर्ट देखिए अब सरकार के सामने मुश्किल क्या है। ये नाम जो HSBC बैंक के थे, ये सारे स्विस बैंकों के नहीं है, केवल एक बैंक के हैं, HSBC। जो इसमें रेजिडेंट इंडियंस के नाम आएंगे जो एडिशनल हैं, निश्चित रूप से उसको भी हम लोग इस कार्रवाई के दायरे में लेंगे। कल तक सरकार स्विस बैंक में कथित कालाधन धारकों की संख्या 628 बता रही थी, लेकिन मीडिया संस्थानों ने खोजबीन की तो झटके में 1195 भारतीयों के नाम सामने आ ही गए। जी, पूरे नाम।
यानी सरकार अभी तक जिन नामों का खुलासा नहीं कर रही थी, मीडिया संस्थानों की खोजबीन में वे नाम सार्वजनिक हो गए। याद कीजिए तो सत्ता संभालते ही मोदी कैबिनेट ने पहला फैसला काले धन पर एसआईटी गठन का ही किया था, लेकिन नामों के खुलासे पर सरकार लगातार आनाकानी करती रही और स्विस बैंक से समझौते का हवाला भी देती रही। लेकिन अब जबकि नाम सार्वजनिक हो गए हैं तो सरकार के पास विकल्प क्या है? क्या सरकार अब तेजी से उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिनके नाम लिस्ट में हैं? 350 खातों की जांच हो चुकी है और 31 मार्च तक बाकी खातों की जांच भी हो जाएगी। लेकिन नए नामों के खुलासे के बाद क्या सरकार कोई नई समय सीमा देने की स्थिति में है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते एक महीने में भारतीय टैक्स अधिकारियों ने इन खातों से तकरीबन 3,150 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में इकट्ठे किए हैं। लेकिन खाते सिर्फ इतने नहीं हैं और काला धन भी खरबों में है। तो स्विस बैंक के अलावे दुनिया के बाकी बैंकों में जो खाते हैं उन्हें लेकर सरकार का अब रुख क्या है और कार्रवाई किस गति से आगे बढ़ेगी? मीडिया की खोजबीन से यह तो साफ हुआ कि एचएसबीसी बैंक के कई खाता धारकों को टैक्स की चोरी में मदद की गई। तो सवाल टैक्स चोरों की सजा का भी है, क्योंकि धन कुबेरों के लिए सिर्फ आर्थिक दंड का कोई मतलब नहीं है। अगर ये नाम उन्हें पता थे तो प्रधानमंत्री पिछले हफ्ते तक मीटिंग के अंदर क्यों उछल उछल के बोल रहे थे कि ये स्विस बैंक के अकाउंट का खाता अपने लेके चल रहे थे? अगर ये सच था तो प्रधानमंत्री क्यों इस पे व्यंग कर रहे थे? और सवाल यह भी है कि जो काले धन के कटघरे में खड़े हैं, क्या उनके खिलाफ सरकार वाकई कोई कानूनी कार्रवाई करने की स्थिति में आ जाएगी या फिर टैक्स चुकाने का सिर्फ पैसेज दे देगी? हो जो भी, काले धन को लेकर अब देश की जनता की निगाहें कहीं ज्यादा पैनी होगी, क्योंकि काला धन पर नकेल मोदी सरकार का चुनावी नारा था और दिल्ली चुनाव के वक्त इसे राजनीतिक जुमलेबाजी में भी परिभाषित किया गया। लेकिन नए नामों के सामने आने के बाद सवाल सरकार की नीयत और उसके दावों की विश्वसनीयता का भी है, क्योंकि काला धन धारकों की राह इस लिस्ट से आगे जाती है। और मुद्दा यह है कि उन नामों का खुलासा भी क्या मीडिया संस्थान ही करेंगे या फिर नाम सरकार की तरफ से सामने आएंगे? इंतजार इसका भी करना होगा। राजनीतिक तौर पर हर किसी ने इसके बाद सरकार को निशाने पर लिया। सरकार ने अपने तौर पर सफाई भी दी। दिल्ली, पटना से इधर रोहतक की सड़कों पर आज हंगामा मचा रहा। मसला एक महिला के साथ बलात्कार और उसके बाद हत्या का था। 4 फरवरी को यह हादसा हुआ। नींद पुलिस की आज खुली, गिरफ्तारी हुई। पूरे शहर में इस तरीके से लड़कियां निकली हाथ में पोस्टर लिए हुए, और इन सब के जरिए कहीं ना कहीं अब इन सब के बीच 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन महिला की बेरहमी से हत्या की गई, उसके साथ बलात्कार किया गया। सवाल कई उठे हैं इसके बाद। दिल्ली से सटा हुआ है हरियाणा, लेकिन दिल्ली में कोई सरकार इस दौर में अगर नहीं है तो अब कल के बाद कोई सरकार होगी। इसीलिए इस मंगल का जिक्र है और शायद आज की रात